नमस्कार, मेरा नाम है विकास मिश्रा और मैं हूँ CCVM कॉमर्स क्लासेस ग्वालियर से। पिछली क्लास में हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा था। इसके साथ साथ हमने ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ये टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम ये पढ़ने वाले हैं कि मैनेजमेंट क्या साइंस है, क्या मैनेजमेंट आर्ट है, या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन की तरह काम करता है। ये तीन चीजों के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहली चीज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मैनेजमेंट साइंस की तरह काम करता है। तो सबसे पहली चीज अगर हम ये क्वेश्चन करें कि क्या मैनेजमेंट साइंस है, तो मैनेजमेंट साइंस है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि साइंस क्या होता है। साइंस जो चीजें हैं उसके बारे में अगर हम पढ़ें तो सबसे पहली चीज जो हमें समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि साइंस के अंदर एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई की जाती है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज होती है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जिसको हम साइंस बोलते हैं। यानी कि हर चीज एक सिस्टमैटिक तरीके से चलती है। ऐसा नहीं होता कि हमने आज कुछ पढ़ लिया कल कुछ पढ़ लिया। हर एक चीज जो उसमें हम पढ़ते हैं साइंस के अंदर, वो सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, वो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है साइंस का कि क्या साइंस सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, तो बिल्कुल है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस है। क्या मैनेजमेंट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है? बिल्कुल है साहब। मैनेजमेंट में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हमने सीधे स्टाफ को बुलाया, उससे बिना पूछे ताछे कि वो क्या काम जानता है, वो किस चीज में एक्सपर्ट है, हमने उसको काम दे दिया। वो क्या करेगा? वो काम खराब करेगा। जैसे मैं कहता हूं कि अगर किसी लेबर को हम ये कह दें या किसी अगर मजदूर को हम ये कह दें कि जाओ साहब जाकर के किसी मशीन पर, किसी फैक्ट्री में किसी मशीन पर जाकर के काम करना शुरू कर दो, उस बेचारे को हमने ना ट्रेनिंग दी ना हमने उसको कुछ सिखाया, वो जाकर के जब मशीन में काम करेगा तो वो क्या करेगा? वो अपना हाथ उस मशीन में दे बैठेगा और बेचारा पता चला उसका हाथ कट गया। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होना जरूरी है जो कि मैनेजमेंट के अंदर है। दूसरी चीज है, साइंस के सारी चीजें जो है वो किस पर बेस्ड है? वो एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है। कभी भी साइंस हवा में कोई बातें नहीं करता। जैसे कॉमर्स में होती है ना कि कॉमर्स में क्या बातें होती हैं। आज देखो मैं कॉमर्स की बुराइयां करने वाला हूं, तो थोड़ा सा इस चीज को समझना। साइंस क्या होता है? साइंस हमेशा एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होता है। साइंस में हर चीज एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड की जाती है, जबकि कॉमर्स में कई चीजें ऐसी हैं जो क्रिएटिविटी पर बेस्ड होती हैं, जो आपके रचनात्मक तरीके पर बेस्ड होती हैं। वाह क्या हिंदी है मेरी। खैर, तो साइंस के अंदर सारी चीजें एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड हैं। जैसे न्यूटन बैठे हुए थे और उन्होंने देखा कि एक सेब जो है वो पेड़ से नीचे गिर रहा है। उनके दिमाग में एक चीज आई, बोले यार ये सेब नीचे ही क्यों गिर रहा है, ये एप्पल नीचे ही क्यों गिर रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा। बैठे बैठे उन्होंने सोचा, उन्होंने उस चीज को और एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कई चीजें ऊपर से नीचे गिरा करके देखी, तब जाकर के उन्होंने एक लॉ निकाल दिया जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जिस लॉ को हमने पढ़ा, जिस लॉ को हमने समझा, वो लॉ पहले से एग्जिस्ट करता था, लेकिन उसको एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर समझते समझते उसको एक लॉ प्रॉपर तरीके से बना दिया गया। तो सेम ऐसे ही साइंस बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स होता है। क्या मैनेजमेंट भी एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होता है? सवाल यह है, क्या मैनेजमेंट भी एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। क्यों होता है? अगर कोई मैनेजर किसी चीज को एक्सपेरिमेंट करेगा, बार 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 वो एक चीज करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, उसको एक्सपेरिमेंट होता जाएगा, उसको चीजें मिलती जाएंगी, समझ में आती जाएगी, और उसको फिर समझ में आ जाएगा कि ये टेक्निक प्रॉपर है, ये टेक्निक बेस्ट है। एक सीक्रेट बताऊं, एक सीक्रेट बताता हूं। किसी भी ऑफिस में किसी भी एम्प्लॉय को अगर आपको टेंशन देनी है, टेंशन का मेरा मतलब ये है कि सपोज आपका एम्प्लॉय प्रॉपर काम नहीं कर रहा, सपोज वो आपके लिए प्रॉपर तरीके से मेहनत नहीं कर रहा और आपको उससे मेहनत करवानी है, आपको पता है कि इस व्यक्ति के अंदर टैलेंट है लेकिन ये व्यक्ति टैलेंट निकाल नहीं पा रहा, एक अच्छी चीज कर लो, एक ऐसा एम्प्लॉय रख लो जिस एम्प्लॉय को उसका काम आता हो। यानी कि जो व्यक्ति आपका काम नहीं कर रहा प्रॉपरली, या जो थोड़ा सा आलस दे रहा है आपके काम में,
उस व्यक्ति की जगह पर एक दूसरा व्यक्ति अपॉइंट कर लो। क्या होगा? एक्सपेरिमेंट की बात है। एक्सपेरिमेंट से ये चीज निकल के आई है कि जब आप एक कॉम्पिटिटर खड़ा कर देंगे ना, तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो अपने आप मेहनत करना शुरू कर देगा, वो अपने आप अच्छा काम करना शुरू कर देगा। तो ये एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होता है। तीसरी चीज होती है साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, साइंस के प्रिंसिपल्स हमेशा ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो किए जाते हैं, यानी कि उनके साथ यूनिवर्सल वैलिडिटी है। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब है ये मार्कर अगर मैंने नीचे ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा, या अगर ये मार्कर मैंने छोड़ा और ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स केवल मेरे कमरे में नहीं लग रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स केवल मेरे साथ नहीं लग रहा है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहां कहां लगने वाला है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स ग्वालियर में लगने वाला है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स एमपी में लगने वाला है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिया में लगने वाला है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में लगने वाला है। क्यों लगने वाला है? क्योंकि इसकी वैलिडिटी कैसी है? इसकी वैलिडिटी है यूनिवर्सल, यानी कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये जाने वाला है। तो साइंस के 3 फीचर्स हमने पढ़े। सबसे पहला फीचर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या मैनेजमेंट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है? बिल्कुल होता है। दूसरा हमने पढ़ा बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होती है साइंस। क्या मैनेजमेंट भी एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होता है? बिल्कुल होता है। हालांकि एक्सपेरिमेंट्स के तरीके अलग अलग हैं। वहां पर केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं, वहां पर कुछ और तरीके के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, यहां कुछ और तरीके के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा यूनिवर्सल वैलिडिटी, यानी कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड उसकी वैलिडिटी रहती है। क्या मैनेजमेंट की भी वैलिडिटी ऑल ओवर दी वर्ल्ड सेम रहती है? रहती है, बट एज पर द सिचुएशन, एज पर द एनवायरमेंट, एज पर द एम्प्लॉइज, एज पर द एम्प्लॉयर, वो जो वैलिडिटी है वो चेंज होती रहती है। कोई मैनेजर हो सकता है कि बहुत स्ट्रिक्टली अपने रूल्स फॉलो करवाता हो, कोई मैनेजर हो सकता है बहुत काम होकर के, बहुत कूल होकर के अपना बॉस से काम निकलवाता हो या अपने बॉस को काम बताता हो। तो ये सारी चीजें हैं जो साइंस के लिए है। तो मैनेजमेंट क्या इन सारी चीजों में काम करता है? तो आंसर ये है कि हाँ, मैनेजमेंट जो है वो साइंस की तरीके से काम करता है, लेकिन मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं होता। तो इसलिए ध्यान रखना कि मैनेजमेंट इज नॉट एग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट कभी भी एग्जैक्ट साइंस नहीं होता है। इंस्टेड ये क्या होता है? ये एक तरीके से इंस्टेड इट इज अ सोशल साइंस। ये क्या है? ये सोशल साइंस है। ये समाज के तरीकों पर ज्यादा काम करता है बजाय पूरी तरह से साइंस के। तो इसलिए अगर क्वेश्चन ये आए कि क्या मैनेजमेंट साइंस है, तो जवाब ये है कि मैनेजमेंट इज नॉट एग्जैक्ट साइंस, बट मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस। मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस। तो हमारा सवाल जो पहले था कि मैनेजमेंट साइंस है, उसका जवाब आपको मिल गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है। तो मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं, इसके लिए भी हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, और उसके लिए हमें सबसे पहले आर्ट्स के कुछ फीचर्स समझने पड़ेंगे। जैसे पहला फीचर इसका है कि ये जो है वो क्रिएटिविटी पर बेस्ड होता है। आर्ट जो है वो किस पर बेस्ड होता है? वो क्रिएटिविटी पर बेस्ड होता है। क्रिएटिविटी पर कैसे बेस्ड होता है? अगर मुझसे कोई बच्चा कहे कि सर किसी व्यक्ति की शक्ल बना दो, मेरे से भाई साहब इससे अच्छी शक्ल नहीं बन सकती। ये मैंने इसके दांत निकाले हैं, ये क्या बन गया? हाँ, तो ये साहब इससे अच्छी शक्ल मेरी नहीं हो सकती, मतलब मैं इससे अच्छी शक्ल नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि मेरी साहब ये क्रिएटिविटी है। किसी और व्यक्ति को पकड़ लोगे आप, किसी पेंटर को पकड़ लोगे, किसी आर्टिस्ट को पकड़ लोगे, वो कुछ और अच्छी क्रिएटिव चीजें बना करके दे देगा। कुल मिलाकर के मतलब ये है कि आर्ट जो है वो किस चीज पर बेस्ड है? आर्ट पूरी तरह से क्रिएटिविटी पर बेस्ड है। वो हमेशा क्रिएटिव रहती हैं चीजें। तो क्या मैनेजमेंट भी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है? जवाब है जी हाँ, पूरी तरह से क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। पूरी तरह से क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। आप अगर अपने एम्प्लॉय से ये कहते हैं जाओ जाकर के ये काम करके आओ, उसको कहने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है, आप उसको स्ट्रिक्टली बोल दो नौकरी करनी है तो ये काम करके आओ। आप उसको कूल होकर के, काम होकर के बोल दो भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये काम हो जाना चाहिए, देख लो यार अगर हो जाए तो। क्या होगा? दोनों चीजों में फर्क आ जाएगा। फर्क कैसे आ जाएगा? क्योंकि दोनों चीजों में क्रिएटिविटी लग गई।
एक चीज में जिसमें क्रिएटिविटी नहीं लगी, आप बॉस हैं, आपको लगा एम्प्लॉय है मेरा, इसको तो मेरा काम करना ही पड़ेगा, आपने उसको अपना काम करने के लिए बोल दिया। एक चीज में क्रिएटिविटी लग गई, आपने अपना दिमाग लगाया और आपने सोचा कि इसको कैसे मैं बोलूं, कैसे इस बात को मैं समझाऊं जिससे कि इस व्यक्ति को बुरा भी ना लगे, तो बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी रहता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। आर्ट जो है वो कैसी एप्लीकेशन है? आर्ट पर्सनलाइज एप्लीकेशन है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब है बेटा कि हमेशा ये मैन टू मैन डिपेंड करती है, ये हमेशा हर व्यक्ति, अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग तरीके से इम्प्लाइड होती है। मतलब अगर मैनेजमेंट मेरे हिसाब से देखा जाए तो मैनेजमेंट का मतलब अपना काम निकलवाना, वो भी बहुत तरीके के साथ, सामने वाले व्यक्ति को बुरा ना लगे, सामने वाले व्यक्ति को आपसे जुड़े और वो व्यक्ति जुड़ करके आपके संग काम करे, मिल बांट करके काम करे, मेरे लिए मैनेजमेंट वो है। लेकिन हो सकता है किसी और व्यक्ति के लिए वो मैनेजमेंट कुछ और होता हो सकता है किसी और व्यक्ति के लिए वो मैनेजमेंट की डेफिनेशन बदल जाती हो। तो मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है वो आर्ट के हिसाब से पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, बिल्कुल है। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है, तो आंसर है कि हाँ, मैनेजमेंट आर्ट है, मैनेजमेंट इज आर्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। पहला क्वेश्चन जिसमें हमने ये समझा कि क्या मैनेजमेंट साइंस है, तो साहब बिल्कुल साइंस है, लेकिन एग्जैक्ट साइंस नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन जो हमने समझा, क्या मैनेजमेंट आर्ट है, तो बिल्कुल मैनेजमेंट आर्ट है, लेकिन नहीं, मैनेजमेंट तो पूरी तरह से आर्ट है। मैनेजमेंट में हमने कहीं से कहीं तक कोई भी आर्ट के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन भी है और क्रिएटिविटी पर भी डिपेंड करता है। तीसरी चीज है, क्या मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है, क्या मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन हम मान सकते हैं? देखो, इसका अगर बहुत पहले आंसर मैं दूं तो इसका आंसर ये होगा कि मैनेजमेंट प्रोफेशनल अभी तक तो नहीं है। अभी तक मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन नहीं माना गया है, लेकिन हाँ, इसको बहुत जल्द इंक्लूड करने की संभावनाएं हैं। क्यों इसको इंक्लूड करने की संभावनाएं हैं? क्योंकि मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो आपके बिजनेस को बहुत आगे लेकर के जाता है, बहुत आगे लेकर के जाता है। प्रॉपर मैनेजमेंट अगर है चीजों का तो आप बहुत आगे जाने वाले हैं। तो मैनेजमेंट जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो इसको प्रोफेशनलिज्म में क्यों ना जोड़ा जाए, इसको प्रोफेशनली क्यों ना समझा जाए। तो मैनेजमेंट फिलहाल के लिए तो प्रोफेशन नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट को बहुत जल्द प्रोफेशन की कैटेगरी में डालना जरूरी है। अब हम समझने की कोशिश ये करते हैं कि प्रोफेशन के अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं या कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनसे हमें ये समझ में आ सकता है कि प्रोफेशन क्या होता है। तो सबसे पहली चीज, इसके अंदर भी वही सेम पहला पॉइंट है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी जरूरी है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको डॉक्टरी आनी चाहिए, अगर आप टीचर हैं तो आपको टीचिंग आनी चाहिए, अगर आप आईएएस ऑफिसर हैं तो आपको प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर आपको एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहिए। आप उसमें ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब मुझे ये नहीं आता। आप डॉक्टर हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि पेशेंट को देख करके आप समझ लेंगे कि इसको बीमारी क्या है। पेशेंट आपको बताएगा उस बीमारी को और उस बीमारी का इलाज आप करना शुरू कर देंगे। एक टीचर होने के नाते मैं अपने स्टूडेंट्स से ये नहीं समझ सकता कि स्टूडेंट के दिमाग में क्या चल रहा है। जब स्टूडेंट मुझसे बोलेगा कि सर मुझे ये डाउट है, तो उस डाउट को क्लियर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसका मतलब कि मैनेजमेंट अगर प्रोफेशन की तरीके से देखा जाए तो क्या उसमें स्पेशलाइज नॉलेज की ज़रूरत होती है। स्पेशलाइज नॉलेज का मतलब कि जहां पर आपको कोई एक स्पेसिफिक नॉलेज होनी जरूरी है। हम कह सकते हैं कि स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत होती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं होती। दूसरा पॉइंट है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। किसी भी प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो उस प्रोफेशन में एंटर करने के लिए हर एक व्यक्ति अलाउड नहीं होता। जैसे अगर हम डॉक्टरी की बात करें तो क्या मैं बिना एमबीबीएस किए, क्या मैं बिना डॉक्टरी की डिग्री लिए डॉक्टर बन सकता हूं? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो प्रोफेशन में एंटर करने के लिए मुझे कुछ डिग्रीज की जरूरत पड़ने वाली है। मुझे कुछ ना कुछ ऐसी डिग्रीज चाहिए जिनकी वजह से मैं उस प्रोफेशन में एंटर कर पाऊंगा। तो मेरी एंट्री कैसी हो गई? मेरी एंट्री हो गई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो इसलिए क्या मैनेजमेंट में भी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मैनेजमेंट में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड कहाँ है? मैनेजमेंट में तो कोई भी आ सकता है, जिसके पास दिमाग है, जिसके पास ज्ञान है और जिसको मैनेजमेंट टेक्निक समझ में आ गई, वो मैनेजमेंट के अंदर एंट्री कर सकता है। तीसरी चीज है कि इसके अंदर
प्रोफेशनल एसोसिएशंस की प्रेजेंस रहते हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशंस का मतलब है, जैसे अगर हम बात करें मेडिकल एसोसिएशन की, तो AIMA, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, ये जो है इसके अंदर ही हमें डिग्री मिलती है जिससे हम डॉक्टर बन सकते हैं। अगर हमें CA बनना है तो हमें ICAI की डिग्री चाहिए होगी। हमें भले ही टैक्स पूरी तरह आता हो, मुझे GST पूरी तरह आती हो, मुझे टैक्स पूरी तरह आता हो, मुझे इनकम टैक्स फाइल करना आता हो, मुझे ऑडिटिंग आती हो, मुझे हर तरीके का काम आता हो जो CA को आता है, लेकिन क्या मैं CA बनूंगा? ये इस बात पर डिपेंड करता है। अगर मैं मेहनत कर लूं और मैं ICAI की डिग्री प्राप्त कर लूं तो मैं CA चार्टेड अकाउंटेंट मेंबर माना जाऊंगा। ठीक है, तो मतलब प्रोफेशनल एसोसिएशन की जरूरत पड़ती है, तभी हम किसी भी प्रोफेशन में एंटर कर सकते हैं। तो क्या मैनेजमेंट में भी हमें ऐसी कोई जरूरत पड़ती है? क्या मैनेजमेंट में भी हमें ऐसी कोई जरूरत पड़ती है कि हमें कहीं से कोई मैनेजमेंट की डिग्री चाहिए हो? बिल्कुल नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं पड़ती। कहीं सुना है आपने कि मैनेजमेंट की कोई डिग्री होती है, या मैनेजमेंट के लिए हमें कोई स्पेशलाइज्ड एसोसिएशन से जुड़ना जरूरी है? हालांकि डिग्रीज होती हैं, ऐसा नहीं है, MBA उसी का एक पार्ट है, या और भी तमाम डिग्रीज हैं जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड है, लेकिन क्या ये कंपलसरी है कि वो डिग्री लेने के बाद ही आप मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं? ऐसा कंपलसरी नहीं है। चौथा पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। एथिकल कोड्स का मतलब है, जैसे एक लॉयर कभी डॉक्टर की काम नहीं कर सकता, जैसे एक चार्टेड अकाउंटेंट कभी एक लॉयर का काम नहीं कर सकता, जैसे एक डेंटिस्ट कभी भी ऑपरेशन नहीं कर सकता किसी व्यक्ति के लीवर का, वैसे ही एथिकल कोड्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या मैनेजमेंट में ऐसे कोई एथिकल कोड लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन इन सारी चीजों में जो मैं आपको मना करता जा रहा हूं, इन सारी चीजों में आपको एक चीज जानने वाली जरूरी है कि इन सारी चीजों की एंट्री जो है वो बहुत जल्द होने वाली है मैनेजमेंट के लिए। इसलिए मैनेजमेंट अभी प्रोफेशन नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ये मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन का, क्या मैनेजमेंट सर्विस मोटिव होता है? भाई साहब, जितने भी प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं उन सारे प्रोफेशनल एसोसिएशंस के अंदर सर्विस मोटिव होना जरूरी है, सर्विस के उद्देश्य से काम करना जरूरी है। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा कुछ है? क्या मैनेजमेंट वाले व्यक्ति को भी कोई सर्विस मोटिव काम करना जरूरी है? क्या उसको भी कोई सर्विस की तरह काम करना होता है? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट में ऐसी कोई भी चीज नहीं की जा सकती, या मैनेजमेंट में ऐसी कोई चीज नहीं होती जिससे कि सर्विस मोटिव काम हो। मैनेजमेंट जो है वो किस चीज पर रिलेटेड करता है? वो डिपेंड करता है कि हमारे एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, उन चीजों के हिसाब से देखा जाएगा। तो सर्विस मोटिव जैसी चीज भी मैनेजमेंट के अंदर नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन अभी तक नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मैनेजमेंट को प्रोफेशन की कैटेगरी में लाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 3 सवाल हमने क्लियर कर लिए। पहला सवाल, मैनेजमेंट क्या साइंस है? तो हमें पता चला मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं है। दूसरा सवाल, क्या मैनेजमेंट आर्ट है? तो हमें पता चला बिल्कुल आर्ट तो है ही। तीसरा सवाल, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? तो हमें मालूम चला नहीं साहब, मैनेजमेंट अभी तक प्रोफेशन नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट बहुत जल्द प्रोफेशन बन जाएगा। देखो, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था? साइंस पढ़ाई थी। अब मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं। ट्रायंगल बना दिया है मैंने, और ट्रायंगल के अंदर हम क्या करने वाले हैं? हम अपनी कुछ क्रिएटिविटी देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, हम कुछ ना कुछ तो क्रिएटिविटी देंगे ही देंगे। तो हम क्रिएटिविटी क्या देने वाले हैं? ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो ऊपर का टॉप हिस्सा है इसको हमने नाम दे दिया टॉप, जो बीच का हिस्सा है इसको हमने नाम दे दिया मिडिल, और जो सबसे लास्ट का हिस्सा है इसको हमने नाम दे दिया लोअर। ये चीजें कई लोगों को लग रहा होगा कि सर ये पढ़ाने क्या लग गए। भाई साहब, ये है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है? ये है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लेवल्स हैं ये। तो मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं। कौन कौन से 3 लेवल्स होते हैं? सबसे पहला लेवल है टॉप लेवल, दूसरा लेवल है मिडिल लेवल, और तीसरा लेवल है लोअर लेवल। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर जो कंपनी के सबसे टॉप मोस्ट जो व्यक्ति होते हैं वो लोग आते हैं। कौन कौन से टॉप मोस्ट व्यक्ति होते हैं? कंपनी के अंदर CEO,
यानी कि कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डायरेक्टर, ओनर, इसके अलावा सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है, सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। इसके साथ साथ और भी तमाम ऐसी पोस्ट है जो कंपनी के टॉप मोस्ट लेवल पर रहती हैं। उन टॉप मोस्ट लेवल्स को हम टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट होती हैं? जैसे डायरेक्टर, सीईओ, सीओ, सीएफओ, ये कुछ चीजें हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आ जाती हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर जितने भी टॉप लेवल के बाद जो डिसीजंस लिए जाते हैं या टॉप लेवल जिनको बोलता है कि आपको ये काम करने हैं, वो सारे लोग होते हैं कौन? मिडिल लेवल वाले। और मिडिल लेवल वाले क्या कराते हैं? मिडिल लेवल वाले जो काम करवाते हैं वो एग्जैक्टली किन से करवाते हैं? वो काम करवाते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट से। तो मिडिल लेवल में कौन कौन आ जाते हैं? मिडिल लेवल में आ जाते हैं जैसे हमारे परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, है ना, इसके अलावा हमारे मार्केटिंग के हेड, ये तमाम लोग हैं जो कि अब हमारे में मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से लोग? परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग हेड, इसके अलावा और किसी डिपार्टमेंट के लोग हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो वो सारे लोग आ जाते हैं मिडिल लेवल के अंदर। इसके बाद जो लास्ट जो एम्प्लॉइज हमारे बचते हैं, यानी कि जो सबसे लोअर लेवल वाले माने जाते हैं, जिनको हम बोल देते हैं सुपरवाइजर या हमारे वर्कर्स या हमारे लेबर्स, ये सारे लोग आ जाते हैं किसके अंदर? ये सारे लोग आ जाते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर। देखो एक चीज ध्यान रखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है? काम क्या होना है, ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में करना क्या क्या है, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसको निभाता कौन है? उसको बताया किसको जाता है? उसको बताया जाता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट काम किससे करवाता है? काम करवाता है लोअर लेवल मैनेजमेंट से। ठीक है, लोअर लेवल मैनेजमेंट की तरफ ये सारी चीजें जाती हैं। तो यहाँ पर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़े। सबसे पहला टॉप लेवल, दूसरा मिडिल लेवल, तीसरा लोअर लेवल। कभी भी टॉप लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन नहीं करता, बहुत कम केसेस में करता है। लेकिन टॉप लेवल मैनेजमेंट किससे डिस्कशन करता है? मिडिल लेवल से। जैसे एक डायरेक्टर किससे डिस्कशन करेगा? एक मैनेजर से। और मैनेजर किससे डिस्कशन करेगा? मैनेजर अपने एम्प्लॉय से डिस्कशन करेगा। तो मिडिल लेवल वाला किससे करेगा? लोअर लेवल से। और लोअर लेवल की अगर कोई समस्या है तो वो कौन सुनेगा? वो भी मिडिल लेवल वाला सुनेगा। और मिडिल लेवल वाला किसको अपनी समस्या बताएगा? वो अपनी समस्या बताएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट को। तो ये पूरा हिसाब किताब चलता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। तो क्लियर हुए ये तीनों पॉइंट्स, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा आज का हो जाएगा क्योंकि आज हमें कुछ और भी चीज़ें पढ़नी है। तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। तो एक काम करते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों के फीचर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के, मिडिल लेवल के और लोअर लेवल मैनेजमेंट के। इसके साथ साथ हमारा एक लास्ट टॉपिक बचेगा कोऑर्डिनेशन, जो कि हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, वो हम लास्ट में पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा अभी ही मैं अपलोड कर दूंगा, आज ही कोशिश करूंगा। तो उस वीडियो में मैं ये चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसको ज़रूर पढ़ें, कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट के थ्रू समझा दें। बहुत बहुत